नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमार शुक्ला और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विजन एकेडमी तेलीबाग में। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे मौर्योत्तर काल और मौर्योत्तर काल को मैंने दो भागों में विभाजित किया था, जिसमें पहला था हमारा देशी राजवंश और देशी राजवंश के हमारे दो वीडियो आ चुके थे, जिसमें पहली वीडियो में हम लोगों ने शुंग वंश व कर्ण वंश को पढ़ा और दूसरी वीडियो में हम लोगों ने सातवाहन वंश को पढ़ा। इसी क्रम को दोस्तों आगे ले चलते हैं और आज हम लोग एक नवीन वंश को देखेंगे जो कि एक ब्राह्मण वंश है और इसका नाम है वाकाटक वंश। तो हेडिंग डालते हैं वाकाटक वंश। अगर वाकाटक वंश का टाइम पीरियड दोस्तों देखा जाए तो वाकाटक वंश तीसरी सदी से लेकर के छठी सदी तक भारत में स्थापित रहा। तो टाइम पीरियड क्या है? तीसरी सदी से छठी सदी। अगर दोस्तों इसका संस्थापक देखा जाए तो विंध्य शक्ति को वाकाटक का संस्थापक कहा जाता है और विंध्य शक्ति सातवाहन वंश के अंतर्गत स्थानीय शासक के रूप में कार्य करता था। तो संस्थापक विंध्य शक्ति और विंध्य शक्ति दोस्तों मैंने बताया कि सातवाहन शासकों के अधीन स्थानीय शासक के रूप में कार्य करता था। तो लिख लेंगे सातवाहन के स्थानीय शासक। ठीक है दोस्तों, अगर वाकाटक वंश की जानकारी देखी जाए तो वाकाटक वंश की जानकारी हमें दोस्तों अजंता लेख, जो कि अजंता की गुफाओं में लिखा हुआ है, व वायु पुराण से प्राप्त होती है। क्या बताया दोस्तों मैंने आपको? वाकाटक वंश की जानकारी हमें अजंता लेख व वायु पुराण से प्राप्त होती है। अजंता लेख में विंध्य शक्ति को वाकाटक वंश केतु कहा गया है। लिख लेंगे ठीक है दोस्तों, अगर स्थिति देखी जाए कि ये वाकाटक वंश वर्तमान समय में या उस समय भारत के किस राज्य क्षेत्र पर स्थित था, तो स्थिति को अगर दोस्तों देखा जाए तो ये मध्य प्रदेश व प्राचीन बरार अर्थात आंध्र प्रदेश में स्थित था। ठीक है दोस्तों, अगर इसकी राजधानी देखी जाए तो वाकाटक वंश की राजधानी का नाम था नंदीवर्धन। क्या नाम था? नंदीवर्धन दोस्तों। ठीक है, जिसे वर्तमान समय में नागपुर कहा जाता है। अगर इनके धर्म को देखा जाए तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये भी कौन थे? ब्राह्मण वंशीय थे। तो धर्म कौन सा है इनका? ब्राह्मण। ठीक है दोस्तों, अगर प्रमुख शासकों को देखा जाए तो वाकाटक वंश का पहला शासक या पहला प्रमुख शासक है प्रवरसेन प्रथम। तो हेडिंग डालते हैं प्रमुख शासक। और लिख लेंगे नंबर 1 प्रवरसेन प्रथम। एक क्वेश्चन आता है दोस्तों, किस भारतीय शासक ने 4 अश्वमेघ यज्ञ करवाए थे? तो ध्यान दीजिएगा, भारत में वाकाटक वंश के राज्य विस्तार के लिए इस शासक ने अर्थात प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेघ यज्ञ करवाए थे व इसके पश्चात सम्राट की उपाधि धारण की थी। लिख लेंगे 4 अश्वमेघ
यज्ञ करवाए। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखा जाए तो उपाधि सम्राट, उपाधि सम्राट। और दोस्तों इसने गुजरात, जूनागढ़ व काठियावाड़ पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। लिख लेंगे जूनागढ़, गुजरात व काठियावाड़ पर अधिकार। ठीक है दोस्तों। प्रवरसेन प्रथम की मृत्यु होने के बाद पृथ्वीसेन प्रथम वाकाटक वंश का शासक बना। तो हेडिंग डालते हैं पृथ्वीसेन प्रथम। पृथ्वीसेन प्रथम ने कुंतल राज्य पर आक्रमण करके उसको जीत लिया व दक्षिण भारत में वाकाटक वंश को स्थापित किया। दोस्तों इसकी विजय से चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय इतना अधिक प्रभावित हुआ कि इसने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह राजकुमार रुद्रसेन द्वितीय के साथ में कर दिया। दोस्तों लिख लेंगे कुंतल राज्य पर अधिकार स्थापित किया, कुंतल राज्य पर अधिकार। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखें तो दक्षिण भारत में विजय स्थापित की और इसकी विजय से ही प्रभावित होकर के गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह राजकुमार रुद्रसेन द्वितीय के साथ में कर दिया। लिख लेंगे गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, और इसी को कहा जाता है विक्रमादित्य, ने पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह राजकुमार रुद्रसेन द्वितीय से। ठीक है दोस्तों। इसके बाद गद्दी पर बैठता है रुद्रसेन द्वितीय। लिख लेंगे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, रुद्रसेन द्वितीय ने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की काठियावाड़ विजय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इसकी कुछ ही समय बाद मृत्यु हो जाती है और इसकी मृत्यु के बाद में इसकी पत्नी प्रभावती गुप्त वाकाटक वंश की संरक्षिका के रूप में कार्य करती है। तो लिख लेंगे काठियावाड़ विजय में चंद्रगुप्त द्वितीय की सहायता। ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट पॉइंट अगर देखा जाए तो लिख लेंगे अल्प समय में ही मृत्यु। ठीक है दोस्तों। इसके बाद गद्दी पर बैठती है प्रभावती गुप्त। तो हेडिंग डालते हैं प्रभावती गुप्त। इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि ये चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात विक्रमादित्य की पुत्री व रुद्रसेन द्वितीय की क्या थी, पत्नी थी दोस्तों। अब
इसकी अल्प आयु में मृत्यु हो जाती है तो साम्राज्य जो होता है वो छिन्न भिन्न हो जाता है। तो अल्प वयस्क पुत्रों की संरक्षिका के रूप में कार्य किया है किसने? प्रभावती गुप्त ने। लिख लेंगे अल्प वयस्क पुत्रों की संरक्षिका के रूप में कार्य। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखा जाए तो बेटी प्रभावती गुप्त की सहायता करने के लिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने पाटलिपुत्र से एक सहकारी कर्मचारी को नियुक्त किया। लिख लेंगे विक्रमादित्य द्वारा या चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा सहायता के लिए पाटलिपुत्र से सहकारी कर्मचारी नियुक्त किया गया। और इसी ने दोस्तों लगाया था पूना ताम्रपत्र, और इस पूना ताम्रपत्र में गुप्त सम्राटों की वंशावली दी हुई है। लिख लेंगे पूना ताम्रपत्र। ये दोस्तों लगवाया किसने था? प्रभावती गुप्त ने। लिख लेंगे गुप्त सम्राटों की वंशावली प्राप्त होती है। ये क्वेश्चन भी दोस्तों कई बार आया है कि पूना ताम्रपत्र किसने लगवाया था और गुप्त सम्राटों की वंशावली किस अभिलेख से प्राप्त होती है। तो ये है आपका पूना ताम्रपत्र अभिलेख। प्रभावती गुप्त के बाद में गद्दी पर बैठता है दामोदर सेन द्वितीय, जिसे प्रवर सेन द्वितीय भी कहा जाता है। लिख लेंगे दामोदर सेन द्वितीय या इसी का अन्य नाम है प्रवर सेन द्वितीय। प्रवर सेन द्वितीय ने गद्दी पर बैठने के बाद अपनी राजधानी को प्रवरपुर में स्थापित किया। लिख लेंगे प्रवरपुर की स्थापना व राजधानी बनाया। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखा जाए तो ये दोस्तों वैष्णव धर्म का अनुयायी था। लिख लेंगे वैष्णव धर्म का अनुयायी। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो प्राकृत भाषा में इसने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है सेतु बंध। लिख लेंगे प्राकृत भाषा में सेतु बंध की रचना। और इसने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए दोस्तों जो आक्रमण किया गया था कुंतल राज्य पे, तो इसने आक्रमण नहीं किया, कुंतल राज्य के साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित किए। लिख लेंगे कुंतल राज्य के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। ठीक है दोस्तों। और इस वंश का वाकाटक वंश की प्रमुख शाखा का अंतिम शासक जो है इसे पृथ्वी सेन द्वितीय को कहा जाता है, जिसने कि दक्षिण भारत में वाकाटक वंश को पहुंचाया और वाकाटक वंश की खोई प्रतिष्ठा को प्राप्त करने वाला शासक भी इसे कहा जाता है। और इसने अपनी राजधानी पद्मपुर में स्थापित की। तो हेडिंग डालते हैं पृथ्वी सेन द्वितीय।
दक्षिण भारत में विजय। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखा जाए तो वाकाटक वंश की मुख्य शाखा का अंतिम प्रतापी शासक और वाकाटक की खोई प्रतिष्ठा जीवंत की, और इसने एक नया नगर बसाया पद्मपुर और इसको अपनी राजधानी बनाया। और लिख लेंगे राजधानी पद्मपुर। तो ये थे दोस्तों हमारे वाकाटक वंश के प्रमुख शासक। अगर इनकी धार्मिक स्थिति को देखा जाए तो वाकाटक वंश के जितने भी शासक थे ये वैष्णव धर्म के ये ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे, और अधिकतर जो शासक थे ये शैव धर्म के उपासक थे। लेकिन कुछ ऐसे शासक थे जो वैष्णव धर्म को भी मानते थे, जैसे रुद्रसेन द्वितीय व प्रवरसेन द्वितीय। ये दोनों शासक वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। लिख लेंगे वाकाटक वंश के सभी शासक शैव अनुयायी, किंतु रुद्रसेन द्वितीय व प्रवरसेन द्वितीय वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। अगर कला और स्थापत्य को देखा जाए तो हेडिंग डालते हैं कला व स्थापत्य। तो कला के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो इन्होंने कुछ मंदिरों का निर्माण करवाया। तो हेडिंग लिख लेते हैं मानसर का प्रवरेश्वर महादेव मंदिर। इसकी रचना दोस्तों इसी काल में की गई। दूसरा देखा जाए तो नाचना का मंदिर, और अगर तीसरा देखा जाए तो अजंता की 9वीं व 10वीं गुफा का निर्माण दोस्तों इसी शासनकाल में किया गया। अगर पुस्तकों के क्रम में देखा जाए तो यहाँ पर 2 काव्यों की रचना हुई, जिसमें पहले का नाम है सेतुबंध और दूसरे का नाम है हरि विजय काव्य, जिसकी रचना सर्वसेन ने की। लिख लेंगे काव्य, और इसमें पहला है सेतुबंध, जिसकी रचना दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बता चुका था किसने की है, प्रवरसेन द्वितीय। ठीक है, और दूसरी पुस्तक का नाम है हरि विजय काव्य, जिसकी रचना सर्वसेन ने की है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा वाकाटक वंश समाप्त होता है। वाकाटक वंश के पैरेलल में अगर देखा जाए तो 5वां और अंतिम ब्राह्मण वंश था, जिसे चेदी वंश भी कहा गया है, और इसका संस्थापक कहा जाता है महामेध वामन को या महामेध वाहन को दोस्तों। तो हेडिंग डालते हैं चेदी वंश।
ठीक है दोस्तों, इसका संस्थापक कहा जाता है महामेधवाहन को, इसीलिए इस वंश को महामेधवाहन वंश भी कहा जाता है। तो इसका अन्य नाम क्या है? महामेधवाहन वंश। अगर इस वंश के संस्थापक को देखा जाए तो संस्थापक कौन है इसका? महामेधवाहन। अगर स्थिति को देखा जाए तो इसकी स्थिति दोस्तों हमें दिखाई पड़ती है कलिंग, और अगर वर्तमान समय में देखा जाएगा तो आधुनिक उड़ीसा। सम्राट अशोक की मृत्यु के बाद में कलिंग जो था इसने अपने आप को दोस्तों आज़ाद घोषित कर दिया था। अगर इसकी जानकारी देखी जाए तो इसकी जानकारी हमें दोस्तों पहली चीज़ है खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख, खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख व उदयगिरी की मंचपुरी गुहा से प्राप्त होती है। लिख लेंगे, व उदयगिरी की मंचपुरी गुफा से। ठीक है, अगर इस वंश का महत्वपूर्ण शासक देखा जाए तो ये महत्वपूर्ण शासक है आपका खारवेल। तो डालते हैं हेडिंग महत्वपूर्ण शासक। तो ये है आपका खारवेल। अगर इसकी जानकारी देखा जाए तो लिख लेंगे हाथी गुम्फा अभिलेख से कहाँ से जानकारी प्राप्त होती है? हाथी गुम्फा अभिलेख से। तो हेडिंग डालते हैं दोस्तों हम लोग हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक है, खारवेल की जानकारी का एकमात्र स्रोत है ये। लिख लेंगे खारवेल की जानकारी का, खारवेल की जानकारी का एकमात्र स्रोत। नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए, खारवेल को अत्यंत प्रतापी शासक बताया है। नेक्स्ट दोस्तों, इस अभिलेख की जानकारी अभिलेख में वर्णित नहीं है। लिख लेंगे, या अभिलेख की तिथि वर्णित नहीं है। लिख लेंगे अभिलेख की तिथि, अभिलेख की तिथि वर्णित नहीं। नेक्स्ट अगर देखा जाए दोस्तों तो जो खारवेल है ये जैन धर्म का अनुयायी है। लिख लेंगे जैन धर्म का अनुयायी। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो हाथी गुम्फा अभिलेख से खारवेल के बचपन, खारवेल के बचपन कौमा शिक्षा कौमा राज्याभिषेक व 13 वर्षों के शासन की जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट अगर दोस्तों देखा जाए तो हाथी गुम्फा अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है कि महापद्म नामक नंद शासक ने कलिंग में नहरों की खुदाई करवाई थी, और नहरों की खुदाई का पहला अभिलेख है आपका हाथी गुम्फा अभिलेख। लिख लेंगे कलिंग शासक खारवेल द्वारा, कलिंग शासक खारवेल द्वारा इस अभिलेख में महापद्म द्वारा
नहरें खुदवाने का वर्णन है। और दोस्तों लिख लीजिएगा, ये प्रथम अभिलेख है जिसमें नहरें खुदवाने का वर्णन है। लिख लेंगे यहाँ पर, प्रथम अभिलेख है जिसमें किसका वर्णन दे रखा है, नहरें खुदवाने का वर्णन दे रखा है। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखा जाएगा तो जिनसेन, ये वही जिनसेन है जिनकी प्रतिमा को महापद्म उठा करके यहाँ से ले गया था। तो लिख लेंगे, जिनसेन की प्रतिमा को पुनः कलिंग ले आया। और इसी ने दोस्तों इस अभिलेख में लिखवाया है कि जैन भिक्षुओं को कलिंग शासक खारवेल ने ग्राम दान में दिए थे। लिख लेंगे, जैन भिक्षुओं को गांव दान दिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे देशी राजवंशों के 5 ब्राह्मण वंश समाप्त होते हैं। अपने अगले वीडियो में हम लोग मौर्योत्तर काल में भारत पर होने वाले विदेशी आक्रमणों को देखेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें व अधिक से अधिक शेयर करने का कार्य करें। धन्यवाद।